प्रॉब्लम्स किडनी का काम कुछ ऐसा है कि वो सारा टाइम जो है वो उसने क्या करना है, उसने कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट करना है। और जब आप किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के चक्कर में लगे हों, तो अक्सर औक़ात चीज़ें इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं कि उस दौरान फिर वो मटीरियल जो है, जो सॉल्यूट्स हैं, वो सॉलिडिफ़ाई होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वज़ह से फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी? तो किडनी के अंदर फिर कंसंट्रेट होने की वजह से कई दफ़ा स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन से मुराद यहाँ पे वो क्रिस्टल हैं, जो पत्थर की फॉर्म में आपको यानी कि सॉलिड फॉर्म में जमा हुए नज़र आते हैं और उसकी वजह से फिर वो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक करते हैं या वो जब जिस्म में चुभते हैं तो उसकी वजह से दर्द होता है या उनकी वजह से ज़ख्म हो जाते हैं और वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह जगह बना लेते हैं। और ये जो किडनी स्टोन्स हैं इनकी फिर बड़ी स्पेसिफिक केमिकल नेचर है, यानी कि कुछ मखसूस किस्म के केमिकल्स के जमा होने की वजह से किडनी में स्टोन्स या इसको हम आम जबान में पथरी कहते हैं, तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। आम तौर पे होता क्यों है? इसलिए होता है कि मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, यानी कि आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज़्म ठीक तरह से काम नहीं कर रहा होता, चीज़ों का बैलेंस ठीक तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहा होता, जिसकी वजह से कुछ केमिकल्स की मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। मिसाल के तौर पे कॉमनली हाइपरकैल्सीमिया होता है लोगों में, यानी कि उनके अंदर ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है। जब कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और साथ ही साथ एक और कंडीशन हो जिसको हाइपर ऑक्सालूरिया कहते हैं। हाइपर ऑक्सालूरिया क्या होता है? हाई ऑक्सलेट लेवल्स होते हैं ब्लड में, तो ब्लड के अंदर ऑक्सलेट जमा हो जाता है, साथ ही साथ कैल्शियम भी जमा हो रहा है। कैल्शियम और ऑक्सलेट आपस में मिलते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट के फिर स्टोन्स बन जाते हैं और जिन लोगों को पथरी होती है उनमें 70% चांस होता है कि कैल्शियम ऑक्सलेट का की पथरी होगी। ठीक है? ये ऑक्सलेट का कैल्शियम कहाँ से आता है आपकी बॉडी में? कैल्शियम तो ज़ाहिर है आपका खुराक का नॉर्मल यूज़ है, दूध पीते हैं तो उसके अंदर कैल्शियम है, खाते-पीते हैं और जो सब्जियाँ वगैरह खाते हैं उसमें कैल्शियम होता है। इसी तरह जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हैं और टोमेटोज़ वगैरह टमाटर खाते हैं, उनके अंदर ऑक्सलेट आयन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। अब ये नहीं है कि मतलब हर बंदा दूध और ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा तो उसको हाइपर कैल्शीमिया और हाइपर ऑक्सलूरिया हो जाएगा। चंद लोगों में ये कंडीशन होती है और जब वो ये चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। 70% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, लेकिन 15% केसेस में कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता है ये वो वाला मटेरियल है जो आपकी हड्डियों में भी पाया जाता है। ठीक है? तो जिस मटेरियल से हड्डियाँ बनती हैं, उसी मटेरियल से आपकी बॉडी में स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। हड्डियाँ बन मतलब हड्डियों की तरह का मटेरियल जमा हो जाता है किडनीज़ में या उसके रास्ते में। और 15% पेशेंट्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स होते हैं। इसके अलावा बाज़ लोगों के अंदर यूरिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है और मतलब कि किडनीज़ नॉर्मली तो यूरिक एसिड को रिमूव करती हैं, लेकिन बहरहाल यूरिक एसिड जो है वो सॉलिडिफ़ाई हो जाता है। तो 10% केसेज़ में यूरिक एसिड सॉलिडिफ़ाई हो जाता है। अब ये जो 3 परसेंटेजेज़ दी हुई हैं, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, पेपर में कई दफ़ा आई हुई हैं, तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए, इनको रट्टा मार लें कि जी 70% कौन-सा है, 15% कौन-सा है और 10% कौन-सा है। ठीक है? तो जिस वक़्त यूरिन को कंसंट्रेट किया जा रहा होता है, पानी को बचाने की कोशिश की जा रही होती है, उस दौरान में ये मटीरियल जमा होना शुरू हो जाता है और सॉलिडिफ़ाई हो जाता है और फिर वो यूरिन के रास्ते में मसलन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूरेटर के पेल्विस में, यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये स्टोन्स जम जाते हैं। गोश्त के अंदर आमतौर पे गड़े हुए होते हैं, हिल-जुल नहीं रहे होते, लेकिन वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे तकलीफ़ का बाइस बनते हैं। अब पुराने ज़माने में हम इसका हल क्या निकालते थे? इसका हल हम ये निकालते थे कि हम सर्जरी करते थे, ठीक है? यानी कि हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमें पता लगा कि जी गुर्दे के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, हम वहाँ से काट के उस स्टोन को बाहर निकाल लेते थे, डॉक्टर्स उसको काट के स्टोन बाहर निकाल लेते थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? आजकल हम करते हैं लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक नॉन सर्जिकल मेथड है। नॉन सर्जिकल से मुराद है कि उसके अंदर आपको काट-पीट बॉडी की नहीं करनी पड़ती।
अब अगर आपकी किडनी में या यूरिटर पेशाब की नाली में या यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी यहाँ पे गॉल ब्लैडर लिखा हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर होना चाहिए, या इवन गॉल ब्लैडर के भी स्टोन्स हैं तो उनको भी इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो उनसे स्टोन्स को रिमूव करने के लिए फिर ये तरीकाकार इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है कॉर्पोरियल से मुराद होता है आपकी बॉडी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल बॉडी से बाहर, शॉक वेव्स यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स डाली जाती हैं, शॉक वेव्स डाली जाती हैं आपकी बॉडी से बाहर से ही, ठीक है, यानी कि बॉडी के अंदर नहीं इंजेक्ट करनी पड़ती। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, अब ये कौन सी वेव्स हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकती हैं या अल्ट्रासाउंड वेव्स हो सकती हैं, और ये जाकर टकराती हैं फिर उस पत्थर से, और वो पत्थर रेजा रेजा हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाद दफा आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें तो आपको मिलेगा वो उन्होंने स्पीकर, ये यहाँ पे स्पीकर पड़ा हुआ है, तो स्पीकर के पास वो ग्लास रखते हैं और उससे मखसूस किस्म की जो है साउंड स्पीकर से मखसूस फ्रीक्वेंसीज जब प्रोड्यूस करते हैं तो ग्लास टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप साउंड वेव्स डालते हैं पत्थरों के ऊपर तो वो मखसूस जब फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स डाली जाती हैं तो उनकी वजह से भी पत्थर टूट जाते हैं, और उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक मशीन होती है, आपको लिटा दिया जाता है और आपके किडनीज के ऊपर कंसंट्रेट किया जाता है उन साउंड वेव्स का, और अल्टीमेटली वो पथरी टूट जाती है, अल्टीमेटली पथरी टूट जाती है और वेस्ट आपकी बॉडी से फिर वो जो मटेरियल है वो छोटे छोटे टुकड़ों की फॉर्म में बॉडी से बाहर यूरिन के जरिए से रिलीज हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक और बाज़ दफ़ा जो प्रॉब्लम होती है और हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है वो है रीनल फेलियर, ठीक है। जिस तरह आप लोग अक्सर फेल हो जाते हैं एग्जाम्स में, उसी तरह किडनीज भी बाज़ दफ़ा फेल हो जाती हैं, और किडनीज के अंदर फिर मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई एक वजह नहीं है कि उसी की वजह से होगा, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मसलन बाज़ दफ़ा मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर या बाज़ दफ़ा कोई केमिकल्स आप खुराक में खा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली जाकर नेफ्रॉन के ऊपर एक्ट करती हैं और नेफ्रॉन्स की जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से किडनीज अपने काम परफॉर्म नहीं कर पाती और अल्टीमेटली यूरिया का लेवल बहुत बढ़ जाता है ब्लड में, ठीक है जी। तो इस कंडीशन को हम यूरीमिया कहते हैं, और इसकी वजह से फिर यूरीमिया की वजह से भी फर्दर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और एनीमिया हो सकता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है, यानी कि यूरिया जब ज्यादा हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से किडनीज का फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाता है, यहाँ तक कि कंप्लीटली वो फंक्शन खत्म हो जाए, किडनीज काम बिल्कुल ही ना करें तो हम कहते हैं कि किडनीज फेल हो गई हैं, ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में जब किडनी थोड़ा बहुत काम कर रही हो तो उसको पेशेंट को हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस वही रीनल फेलियर के पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए होता है, और इस दौरान में फिर ब्लड को सफाई की जाती है, और यहाँ पर एक मशीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, और ये उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से हमारी नॉर्मल किडनीज काम करती हैं, ठीक है। अब डायलिसिस करने के दो तरीके हैं, या तो आप मशीन के अंदर करते हैं और या फिर आप बॉडी के अंदर डायलिसिस करते हैं। तो मशीन के अंदर डायलिसिस करने को हीमोडायलिसिस कहते हैं। यहाँ पे क्या हम करते हैं, पेशेंट को वक्तन फवक्तन वो डायलिसिस सेंटर जाना पड़ता है, क्लिनिक्स या हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी से खून निकाला जाता है, और वो मशीन जो है वो उस खून को एक खास किस्म के खाने से चैम्बर से गुजारती है, जहाँ पर एक वो झिल्ली या मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, नालियां होती हैं, नालियां पोरस होती हैं, और इन नालियों में से फिर ब्लड गुजरता है, और उन नालियों के इर्द गिर्द का जो इलाका है उसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। इस लिक्विड को हम डायलाइजर कहते हैं या डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं, ठीक है जी। तो वो फ्लूइड जो है वो क्या काम करता है, वो वेस्ट केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मेम्ब्रेन की खास बात ये होती है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लड से निकलकर उस डायलाइसेट में या उस लिक्विड के अंदर जमा होते जाते हैं, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली वो डिफ्यूजन के जरिए से ऑटोमेटिकली चीजें वेस्ट केमिकल्स ब्लड से निकल जाते हैं, बाकी जो ब्लड साफ हो चुका है वो वापस बॉडी में डाल दिया जाता है।
अब इस काम के लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ेगा और वहां पे 2-3 घंटे रोजाना लेटे रहना पड़ेगा, या आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको 2-3 घंटे क्लिनिक में जाके परफॉर्म करने पड़ते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा सेफ तरीकाकार भी नहीं है, क्योंकि ये मशीन अक्सर औकात कंटेमिनेटेड हो जाती हैं, क्योंकि एक से ज्यादा पेशेंट्स इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नालियां या दूसरी चीजें इनमें वायरसेस भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से ये तरीकाकार को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार जो है डायलिसिस का, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हमारी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, खाना है, जहाँ पे आपकी आंतें वगैरह बाकी सारी चीजें पड़ी होती हैं, तो इस कैविटी को पेरिटोनियम कहते हैं। और इसकी एक बड़ी बारीक सी पेरिटोनियल कैविटी इसको कहते हैं, इसकी बड़ी एक बारीक सी एपिथेलियम है, यानी कि इसके ऊपर एक कवर अंदर की तरफ चढ़ा हुआ होता है, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं कि हम एक कैथेटर डालते हैं, यानी कि नाली डालते हैं, और उस नाली के जरिए से एक लिक्विड भर देते हैं इसके अंदर। अब क्या है, इर्द गिर्द खून की नालियां हैं, और वो खून की नालियां जाहिर है उन सारे जो उन खून की नालियों से जब ब्लड गुजरता है और इर्द गिर्द वो डायलाइसेट पड़ा हुआ है, लिक्विड पड़ा हुआ है, तो वो लिक्विड वेस्ट केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वेस्ट सारा उन लिक्विड्स में जमा हो जाता है। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली थोड़े थोड़े वक्फे के बाद यहाँ पे वो जो है ऑप्शन होती है, बटन लगा हुआ होता है, जिसकी जरिए से मटेरियल को वापस निकाला जा सकता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद मटेरियल दोबारा ऐड कर दिया जाता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर वो पेशेंट की बॉडी के साथ एक वो ड्रेनेज बैग लटका हुआ होता है, जिसके अंदर यूरिन वक्तन फवक्तन कलेक्ट होता रहता है। और आपने एक दफा ये नाली लगा दी है, तो फिर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मुसलसल उसके अंदर डायलिसिस ऐड करते जाते हैं। पहले हमने दोनों तरीका कार डायलिसिस के देखे हैं। ये उस सूरत में काबिल अमल होते हैं जहां पर किडनीज कुछ हद तक काम कर रही हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा मसला ना हो। लेकिन जब किडनीज बहुत ज्यादा अपना बिल्कुल ही काम बंद कर दें, 100% तकरीबन किडनीज काम करना बंद कर दें, तो फिर क्या होगा कि ब्लड के अंदर यूरिया की लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि एंड स्टेज रीनल डिजीज हो गई है और परमानेंट यूरीमिया है। मुसलसल यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यूरिया की कंसंट्रेशन ज्यादा होने को कहते हैं यूरीमिया। तो परमानेंट यूरीमिया है और एंड स्टेज रीनल डिजीज आ गई है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, हम सबके पास ही दो दो किडनीज होती हैं, और ज्यादातर लोग जो हैं वो एक ही किडनी से गुजारा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर जो पेशेंट है उसका ढूंढा जाता है कि उससे उसकी बॉडी से मैचिंग वाली बॉडी किसकी है। बेसिकली वो स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, और उन प्रोटीन्स का मैच ढूंढा जाता है, और फिर अगर कोई मैचिंग डोनर मिल जाए, कोई ऐसा बंदा जो अपनी मर्जी से किडनी डोनेट करना चाहता है, और दूसरी तरफ को पेशेंट है उसको मिल जाए, तो वो अपनी किडनी जो है डोनेट कर देता है। किडनी को सर्जिकली रिमूव किया जाता है और फिर यहाँ पर बॉडी में अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये निस्बतन जरा अगले कोई 5-7 सालों के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, यानी कि पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्लिनिक से चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उसकी बॉडी जो है वो इस किडनी के साथ गुजारा कर लेती है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं किडनी प्रॉब्लम्स की। किडनीज का हमने कहा कि जी ज्यादा मेन फंक्शन ये है कि वो यूरिन को मुसलसल कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हैं, और उस कंसंट्रेशन वाले काम की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं। मेनली किडनीज के अंदर आमतौर पर स्टोन्स बन जाते हैं, जो काफी कॉमन होते हैं। होता क्या है कि बाज केमिकल्स के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं। जब आप सोल्यूशन को कंसंट्रेट कर रहे हो तो उसकी वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं, जिस तरह आपने देखा हुआ है कि जो आपका होती है, जब आपने मिठाई फ्रिज में रखी हुई हो तो साथ जो शीरा वगैरह होता है, तो बर्तन के किनारों पर शीरा जमना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह वो जो यूरिन है वो भी जब ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, तो उसमें साल्ट्स फिर जमना शुरू हो जाती हैं, या जो भी केमिकल्स हैं वो जमना शुरू हो जाते हैं। और जब वो जम जाएंगे तो वो पत्थर की फॉर्म में सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रिस्टल्स, और वो यूरिन के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, या पेन हो सकती है उनकी वजह से, या इन्फेक्शंस हो सकती हैं। अब इन केमिकल्स की इन सब्सटेंसेस की फिर एक नॉन केमिकल नेचर है, मखसूस किस्म के होते हैं, और मखसूस किस्म की मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज में ये पैदा होते हैं। बहुत सारे लोगों को हाइपर कैल्सीमिया होता है,
और बहुत सारे लोगों को हाइपर ऑक्सालूरिया होता है। कैल्शियम आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, नहीं दूध पिएंगे या आप कैल्शियम वाली ग़िज़ाएं नहीं खाएंगे तो उसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। उसके मुकाबले में ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर या टोमेटोज में आपके ऑक्सालेट आयंस होते हैं। तो हाइपर कैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो और हाइपर ऑक्सालूरिया, दोनों चीजें अगर किसी की बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएं, नॉर्मली तो बॉडी इन चीजों को मेंटेन करती रहती है, लेकिन अगर किसी में ज्यादा हो जाएं तो उसको फिर कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को पथरी होती है उनमें से 70% पेशेंट्स के अंदर देखा यह गया है कि उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट के पत्थर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं। उसके मुकाबले में बाज लोग जो हैं उनके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों वो चीजें हैं जिनसे आपकी हड्डियां बनती हैं, ठीक है। तो वो हड्डी वाला मटेरियल जो है वो गुर्दे के रास्ते में कहीं पे जमा हो जाए तो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं, और ये 15% केसेस में होता है। उसके मुकाबले में 10% केसेस में यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जमा हो जाती है और फिर वो प्रॉब्लम काज करती है। इसके बाद पुराने जमाने में हम इनको रिमूव करने के लिए सर्जरी इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसमें गुर्दों के ऊपर कंसंट्रेट करके एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव्स डाली जाती हैं, यानी कि बॉडी से बाहर से एक सोर्स के जरिए से शॉक वेव्स डाली जाती हैं, जिन जो एक्सरेज भी हो सकती हैं और अल्ट्रासाउंड वेव्स भी हो सकती हैं। और ये जब उस सॉलिड पत्थर के ऊपर पड़ती हैं तो उसको तोड़ देती हैं, जिस तरह आप स्पीकर के जरिए से ग्लास तोड़ लेते हैं बाज़ दफा, ठीक है जी। तो ये जब पत्थर टूट जाता है तो फिर वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है यूरिन के जरिए से, मतलब बारीक बारीक से टुकड़े कर दिए जाते हैं और वो आसानी के साथ रिलीज हो जाता है। यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि पत्थर से मुराद ये नहीं है कि मतलब 10 किलो का भट्टा आपकी किडनी में पड़ा हुआ होगा। ये जो पथरियां होती हैं वो बहुत छोटी, मतलब चंद मिलीमीटर की, यानी जितने आपके नाखून बड़े होते हैं इस वक्त, तो एक्स्ट्रा वो जो बाहर को निकला हुआ होता है इतनी मोटाई की आमतौर पे वो पत्थर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से जर्रे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पेन काज करते हैं तो उनको रिमूव करना जरूरी होता है। फिर बाज दफा किडनीज बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, केमिकल या किसी डिजीज की कंडीशन की वजह से किडनीज फेल हो जाती हैं, नेफ्रॉन्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, ठीक है, और इसकी वजह से किडनी का फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है और ब्लड के अंदर यूरिया की कंसंट्रेशन मुसलसल हाई रहती है। ऐसे पेशेंट्स को फिर डॉक्टर्स डायलिसिस रिकमेंड करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से किसी ना किसी और जरिए से उनके ब्लड को क्लीन करने का काम किया जाता है। हीमोडायलिसिस एक टेक्निक है जिसमें आपका ब्लड निकाला जाता है और एक मशीन से गुजारा जाता है जिसको डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर के अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ जो है एक फ्लूइड होता है जिसको डायलिसिस फ्लूइड या डायलाइजेट कहते हैं। अब ब्लड में से वेस्ट केमिकल्स ऑटोमेटिकली निकल के वो उस डायलाइजेट में चले जाते हैं और ब्लड निस्बतन साफ हो जाता है। जो निस्बतन साफ ब्लड है इसको वापस आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि एक दिन तो आपने ब्लड को थोड़ा सा साफ कर दिया, लेकिन 2-3 दिन बाद आपके ब्लड में फिर यूरिया ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। तो इस वजह से ये रिपीटेड इंटरवल्स पे ये काम करना पड़ता है और इसके साथ ही साथ फिर इन्फेक्शंस और दूसरे मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ये कोई बहुत अच्छा तरीकाकार नहीं है। इसके अलावा जिनके अंदर किडनी का कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वहां पर फिर पेरिटोनियल डायलिसिस भी काम कर जाता है। पेरिटोनियम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसके ऊपर एक एपिथेलियम होती है बारीक सी, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो इस एपिथेलियम इस कैविटी के अंदर फिर एक लिक्विड भर दिया जाता है, मतलब एक नाली इंजेक्ट की जाती है, उस नाली के जरिए से लिक्विड भर दिया जाता है और इसके इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं। तो उनमें से उन कैपिलरीज में से जब ब्लड गुजरता है तो वो वेस्ट केमिकल्स ऑटोमेटिकली उस खून में डिफ्यूज होते जाते हैं। तो वक्फे वक्फे से फिर उस वेस्ट केमिकल को वापस जमा कर लिया जाता है उसी नाली के जरिए से बॉडी से बाहर। लेकिन ये दोनों काम जो है वो टेम्पररी हैं। ज्यादा जब किडनीज काम करना बंद कर दें, एंड स्टेज आ जाए बिल्कुल, तो ऐसे सूरत हाल में बेहतर ये होता है कि किसी हेल्दी बंदे से एक किडनी लेकर बॉडी के अंदर लगा दी जाए, ठीक है जी। तो ये निस्बतन परमानेंट सोल्यूशन होता है। मैचिंग डोनर अगर आपको मिल जाता है तो उससे किडनी लेकर
लगाई जा सकती है।